This conference will now be recorded. IS 8 के अंदर तीन चीजों का जिक्र होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज का, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का और एरर्स का। कहते हैं कि अगर आपका एस्टिमेट चेंज होता है, एस्टिमेट चेंज हो तो आप लोग प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेते हैं। क्योंकि बात, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो या एरर हो, फिर आपने जो इफेक्ट्स लेना है रिट्रोस्पेक्टिवली लेना है। इसका मतलब क्या है कि आपने प्रीवियस ईयर्स को भी रीस्टेट करना है। रीस्टेट का मतलब यह है कि अगर ये पहले एरर होता या पहले ये चीज, पहले जो साल गुजर चुके हैं उनके ऊपर इन चीजों का क्या इफेक्ट होना है, उनको भी हमने देखना है। स्टैंडर्ड को डिटेल में अगर पढ़ने बैठेंगे तो इसमें तो बहुत सारी बातें भी आती हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। तो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखते हैं सबसे पहले, और एरर्स, इनका काम एक ही होता है, रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है। चाहे अकाउंटिंग पॉलिसी हो, एरर का तो सीधा सीधा पता चल जाता है ना कि गलती हुई थी, अब हमने उसको सही करना। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसे होती हैं, उसमें चेंज कैसे आता है। सबसे पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन आप लोग चेंज नहीं कर सकते। कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की जाती हैं कंसिस्टेंसी बेस के तहत। आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करनी है कंसिस्टेंसी बेस्ड के ऊपर। कंसिस्टेंसी बेस्ड का मतलब है कि अगर आपने कोई रूल्स या कोई पॉलिसी अपनाई है, कोई मेजरमेंट बेस अपनाया हुआ अस्सलाम है वालेकुम किसी सर, काइंडली रिपीट कर दे। मैंने अभी ज्वाइन किया है सर, नेट इशू की वजह से। कोई परेशानी नहीं, हम ये अकाउंटिंग पॉलिसीज ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के बारे में बात करें कि अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने अप्लाई करनी होती हैं कंसिस्टेंटली। हर साल वही पॉलिसी होनी चाहिए। आप मतलब कंसिस्टेंसी पॉलिसी का यही होता है कि हमने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन हो वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ईयर टू ईयर। लेकिन क्या हम फॉर लाइफ कंसिस्टेंट रहेंगे? द आंसर इज नो। एक्सेप्शंस हैं। अगर स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे तो आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे, रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, तो तब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर देते हो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि पहले लाइफो मेथड होता था इन्वेंट्री के अंदर, ये खत्म हो गया। अब जितने लोगों ने लाइफो इस्तेमाल कर रहे होंगे वो या तो फाइफो इस्तेमाल कर रहे होंगे या वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब जो लोगों की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एग्जाम्ड है उनको इसके बारे में परेशानी हो सकती है, लेकिन परेशान ना हो, अभी इसके इफेक्ट्स हमने देखने हैं, वो पता चल जाएगा। हमें जरूरत नहीं है इसकी डिटेल में सीखने की फिलहाल। फिर उसके बाद ये भी एक स्टैंडर्ड था कि पॉलिसी है कि आप, पहले क्या होता था कि जो बोरोइंग कॉस्ट थी ना, पहले बोरोइंग कॉस्ट सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होती थी। अब आपको पता है IAS 23 ने जमाना चेंज कर दिया और IAS 3 के मुताबिक अब ये कैपिटलाइज होना शुरू हो गई है। IAS 23 के हिसाब से ये
कैपिटलाइज होना शुरू हो गई। ओके होगी बात। इसी तरह और भी कोई मसला हो सकता है कि स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड करे तो हम कंसिस्टेंट पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आप नए स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं, नए तरीके पे जा सकते हैं, या चेंज करने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले से ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे। यानी चेंज से जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम या गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके की बात। ये तो है ना कि आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो, हमारे पेपर में जो सवाल आएगा ना उसमें पॉलिसी चेंज हमने करनी है, वो हो चुकी होती है, हमने उसके इफेक्ट्स लेने होते हैं। ओके की बात। अब मोस्टली पहले ये लिख लो कुछ बैकग्राउंड बनाने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज किस किस तरह से हो सकती हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज पेपर में कैसे पता चलेगा। जैसे हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट लिखे, वैसे ही कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज के भी नाम होते हैं। आप फाइफो मेथड इन्वेंट्री से वेटेड एवरेज पे चले गए तो समझो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है, या फिर वेटेड एवरेज से फाइफो मेथड पे चले गए, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो गई। या आपने मेजरमेंट बेस चेंज कर दिया, मेजरमेंट बेस का मतलब क्या है कि कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, कॉस्ट मॉडल से ट्रांसफर होके रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले गए, या रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे आ गए, तो समझो पॉलिसी चेंज हुई है। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी चेंज हो सकती है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी हेड को किसी और हेड में ट्रांसफर कर देना, किसी एक एलिमेंट को एक हेड से किसी दूसरे हेड में ट्रांसफर कर देना। जैसा कि कोई आपके पास पहले रेवेन्यू एक्सपेंस था, अब आप उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हो स्टैंडर्ड के मुताबिक, या पहले आप कैपिटलाइज करते थे मतलब एसेट की कॉस्ट में ऐड करते थे, और अब आप कह रहे हो कि नहीं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। ओके होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट जैसे मैंने अभी कहा था कि पहले आप बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते थे, अब आपने उसको कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, मतलब स्टैंडर्ड के रूल्स वगैरह जो होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, उसे हम अकाउंटिंग पॉलिसीज कहते हैं। और एस्टिमेट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि एस्टिमेट्स क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको ना इसको सॉल्व करने का तरीका बताने लगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को और एरर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर पहले एक दो चीजें और भी बताता हूं जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चन करते हुए। पहली बात, एक बात याद रखें, अगर कभी जिंदगी में आपके बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक सर ऊपर कीजिएगा। बढ़ रहा हो, अगर आपका जिंदगी में क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर एरर की वजह से या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से, तो आपने अपना प्रॉफिट बढ़ा देना है, उसकी वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों को इस बात का पता है पहले,
क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा हो तो प्रॉफिट आपने उतनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतनी अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल उतनी अमाउंट से कम हो जाएगी। ओके, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो फिर आपको पता चल गया, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो मेरे भाई प्रॉफिट भी कम हो जाया करता है और कॉस्ट ऑफ सेल फिर बढ़ जाएगी। ये चीज याद नहीं करनी, ये पता है आप लोगों को। फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल का। तो क्लोजिंग स्टॉक जब ज्यादा अमाउंट माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक का इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। सॉरी, माजरत, उल्टा लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन होता है, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाए तो प्रॉफिट कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रहा होता है। सेम एज इट इज, अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा हो तो प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन होता है और कॉस्ट ऑफ सेल का डायरेक्ट रिलेशन होता है ओपनिंग स्टॉक के साथ। ये इस बात में गलती बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, कोई नहीं गलती करता। गलती कहां पे होती है? मैं एक क्वेश्चन लिखने लगा हूं जिसके इंपैक्ट हम लेंगे। मैं कहता हूं कि जनाब हुआ ये कि यहां पर ईयर्स लिख लेते हैं, यहां पर प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि और यहां पर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जनाब 2018 के अंदर प्रॉफिट हुआ 10,000। क्लोजिंग स्टॉक किसी भी वजह से प्रॉफिट निकलने के बाद हमें पता चला 2,000 रुपए से ओवर स्टेटेड है। 2019 में प्रॉफिट फाइंड किया हुआ है हमने 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 1500 से ओवर स्टेटेड है। 2020 में प्रॉफिट हमारा हुआ 18,000, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1,000 से अंडरस्टेटेड है, मतलब कम लिखा हुआ है किसी भी वजह से। अब मैं आपको बताने लगा हूं जहां पर मोस्टली हम गलती कर बैठते हैं। 2018 का प्रॉफिट 10,000 है और इस 10,000 में 2,000 क्लोजिंग स्टॉक का ओवरस्टेटेड इफेक्ट लिया हुआ है। बाद में पता चला है ये कि इतना ओवरस्टेट हो गया है। ओवरस्टेट का मतलब है ज्यादा लिखा गया गलती से, अंडरस्टेट का मतलब है कम लिखा गया किसी भी वजह से, चाहे गलती से या अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज होने से। अब आपने थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, अपना कैलकुलेटर अपने सामने रखें तो मुझे बताएं कि अगर 2,000 आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा था तो प्रॉफिट आया हुआ है 10,000, तो मुझे बताओ प्रॉफिट ज्यादा 2,000 से हुआ है या कम? प्रॉफिट मुझे बताएं, गलती जो भी गलती हो गई चलो ओके, लेकिन मेरा प्रॉफिट इस 2,000 ज्यादा हुआ या कम? ज्यादा होगा प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट 2,000 से ओवरस्टेटेड हो चुका है। अब मैं 2018 का जब प्रॉफिट ठीक करूंगा ना तो क्या करूंगा, 10,000 में से 2,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा सही प्रॉफिट आ जाएगा 8,000। मेरा जो सही प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8,000। क्यों?
क्योंकि मैंने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, सारा कुछ हो गया, बाद में पता चला कि मैंने तो 2000 से प्रॉफिट ज्यादा लिखा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया, उसका इफेक्ट मेरे प्रॉफिट में भी हुआ होगा। और ये हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट होता है प्रॉफिट के ऊपर। तो अब हम सही करेंगे तो स्टॉक से भी 2000 माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट से भी इफेक्ट उसका लेंगे, उससे भी 2000 माइनस कर देंगे। आपके ख्याल में क्या स्टूडेंट ये गलती करते होंगे? नहीं, गलती हमसे क्या होती है 2019 के प्रॉफिट में। जी मेरे भाई 2019 का प्रॉफिट मुझे कोई सही करके बता सकता है? 2019 का प्रॉफिट कोई सही करके बता सकता है? 11,500। 11,500। और भी कोई बताए? 15,500। और भी कोई बताए? 6,500। 15,000 का प्रॉफिट है और 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है, मतलब गलती से स्टॉक ज्यादा लिखा गया था। 14,500। 14,500। चले देख लेते हैं। 6,500। 6,500 सर। सर 11,500। 6,500। 6,500। चले लेट्स सी, देखते हैं। कुछ लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बताया। अब देखें, कुल 15,000 का तो प्रॉफिट आ चुका है गलती के बावजूद। अब इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट है, एक बात याद रखें, सारे मिलके सुने कि गलती क्या होती है। गलती हमारी ये होती है कि हम क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बिल्कुल सही लेते हैं, लेकिन जो पिछले 2018 का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो 2019 का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो इसमें दो इफेक्ट्स आएंगे, एक क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा। ये जरा बात ध्यान से सुनिए। 2018 में ऐसी कहानी क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि 2018 में पिछला कोई डाटा गिवन ही नहीं था। 2019 के अंदर आप ऐसे इस तरह से बात करोगे तो जल्दी समझ लगेगी। ओपनिंग स्टॉक 2000 से ओवर किया हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक 1500 से ज्यादा लिखा हुआ है। ये इफेक्ट्स आ रहे हैं 2019 पे। अब आप मुझे बताएं कि ओपनिंग स्टॉक 2000 ज्यादा लिखे होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट के साथ रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ओपनिंग स्टॉक अगर किसी साल का ज्यादा लिखा जाए, प्रॉफिट कम हो गया होगा। हमने इसको करना है सही, प्रॉफिट को वापस ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक 1500 से ज्यादा लिखा हुआ है, प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने से प्रॉफिट ज्यादा हो गया था। हमने इसको सही करना है, प्रॉफिट कम कर देंगे। बात समझ लगी? अब इसका सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल में 14,500 आ रहा है। खबर तू किधर सोया हुआ है? सर 15,500 आएगा। 15,500। दोबारा बता देता हूं, जिसको नहीं समझ लगी शायद वो समझ रहे कि कोई आसान सी कुछ बात बता रहा हूं, इसलिए वो बेध्यानी में बैठ गया। दोबारा सुनिएगा। देखिए मैं बता रहा था पहले, दोबारा इस टॉप कॉन्सेप्ट में, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखोगे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। डन? आप इसको दिमाग में कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लगाकर कर भी सकते हो। फिर ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक बात, उसके बाद आगे आप खुद देख लें कि कॉस्ट ऑफ सेल के साथ जाहिर सी बात है प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल का अपोजिट रिलेशन होता है, इसलिए क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन भी वैसे ही है। अब हमने सवाल ये किया, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि एक सवाल करने के बाद फिर अगला मैंने फिर अभी आपसे करवाना है। हमने पहले सिर्फ 2018 को देखा,
हमने कहा 2018 का हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है, बाद में पता चला कि हमने तो 2000 ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लेके बैठे थे गलती से। अब आप मुझे बताएं खबर भाई कि जब मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक 2000 से ज्यादा लिखा था तो क्या मेरा प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा होगा? ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से मेरा प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया होगा। इसका मतलब है ये 10,000 प्रॉफिट गलत है, इसको मैंने सही करना है। तो सही कैसे करूंगा? 10,000 में से 2,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट होने की वजह से प्रॉफिट ओवरस्टेट हो चुका है। बात समझ लगी? तो ये तो बात की मैंने 2018 की। फिर अब हम आए 2019 पे। 2019 का क्लोजिंग स्टॉक तो गलत है ही है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो होता है। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो है। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 के अंदर प्रॉफिट के ऊपर दो इफेक्ट आएंगे। प्रॉफिट है 15,000, इसमें ओपनिंग स्टॉक का भी एरर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का भी एरर आएगा। अभी 2019 की बात कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक था 2000, तो जरी सी बात है, और वो गलती से ज्यादा लिखा गया था, गलती से ज्यादा लिखा गया था। अब ओपनिंग स्टॉक 2019 में अगर ज्यादा लिखा होता तो ओपनिंग स्टॉक के ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था। ओपनिंग स्टॉक के ज्यादा लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट 2000 से कम हो गया। अब हम ये गलती ठीक करेंगे, ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का और प्रॉफिट का ताल्लुक आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। जब मैं गलती ठीक करूंगा तो मैं अपना ओपनिंग स्टॉक 2000 से कम करूंगा, तो जिससे मेरा प्रॉफिट 2000 से बढ़ जाएगा। ये मैंने लिया ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट। अब क्लोजिंग स्टॉक 1500 है, ये भी गलती से 1500 से बढ़ाया हुआ है। अब मैंने इसको कम करना है, सही करना है। क्लोजिंग स्टॉक कम करूंगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये हमारे पास 15,500 है। एंड लास्ट वन इज, ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जी जनाब। अब बात समझ लगी है खबर भाई? आप ओके कर दें ताकि हम आगे चले। और किसी को बात ना समझ लगे तो काइंडली शर्माना नहीं है, पूछ लेना है। लेकिन एक शर्त जरूरी है कि आप लोगों की 100% कंसंट्रेशन हो। जी जनाब। सर अब आ ये जाते हैं जो हमने सर जी। सर ये 2018 में जो हमने सर क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड किया था सर, तो उसकी वजह से तो हमारा 10,000 में से हम 2018 2000 कम कर रहे हैं तो 8,000 हो जाएगा। होगी बात, आगे बोलो जी। तो सर फिर जो 19 का 18 का क्लोजिंग होगा वो 19 का ओपनिंग होगा सर। तो इस बात की हाँ समझ नहीं जी, है कि सर फिर आपने 15,000 में 2,000 फिर ऐड कर दिया और फिर माइनस कर दिया सर। आप मुझे ये बताएं ना कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपने 2018 का गलत लिखा था, ये सर। ठीक है, वो पिछले साल का ये सर। क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का जाकर ओपनिंग स्टॉक बना होगा या नहीं? ये सर। ये सर। बना होगा। तो इसका मतलब उसने अगले ये साल सर। के प्रॉफिट को भी खराब किया होगा। ये सर। तो तो जो वो सर हमने ओवर अगले साल स्टेट किया तो वो 15,000 में ऐड कर देंगे सर। मैंने ना प्रॉफिट को रीस्टेट कर रहा हूं ना, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से सारे प्रॉफिट तो पहले फाइंड हो चुके हैं, और हर साल का प्रॉफिट एक इंडिपेंडेंट होता है, पिछले साल के साथ प्रॉफिट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ ये जो सर। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, सिर्फ उस वजह से प्रॉफिट इफेक्ट आता है। ये नहीं कि आप पिछले साल के कैरी डाउन को अगले साल के प्रॉफिट के कैरी डाउन में लिखते हो, नहीं, वो तो रिटेन करने का लेजर बनता है। प्रॉफिट तो हर ये साल का सर। इंडिपेंडेंट होता है। ये जो 15,000 है, इसके अंदर पिछले 10,000 का कोई इफेक्ट नहीं है।
यस सर। चले जो अब आ जाए 2020 के अंदर 18,000 का प्रॉफिट शो हो रहा है। अब इस 18,000 के अंदर 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी गलत है, क्लोजिंग स्टॉक भी गलत है। ओपनिंग स्टॉक में क्या गलती थी? 1500 से ज्यादा लिखा गया था। अब मैंने ओपनिंग स्टॉक को सही करना है, मतलब मैंने ओपनिंग स्टॉक को कम करना। ज्यादा लिखा गया ना, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है, इसको मैंने करना है सही, इसको मैंने सही करना है। तो 1500 से क्या करूंगा, अब 1500 से अपना ओपनिंग स्टॉक कम करूंगा और 1500 से प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा। ओके, क्लोजिंग स्टॉक मेरा अंडरस्टेट हो गया, गलती से कम लिखा गया है, अब मैंने इसको सही करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं ज्यादा करूंगा सही करने के लिए। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितना आ गया जनाब? 20,500। ओके की बात। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल होगा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का, बाकी परेशानी वाली बात नहीं है। इसी में ही आकर हम फंस जाते हैं कि पिछले साल का जो इफेक्ट है ना वो कंसीडर नहीं करते और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट ही लेकर आ जाते हैं। ये एक गलती के चांसेस होते हैं। ओके भाई, उसके बाद हम चलते हैं कि इसको पिछले जो सालों को रीस्टेट करना है वो कैसे करना है, तरीकाकार सीख लें फिर सवाल पे जाते हैं। होता यह है, एक हमारे पास करंट ईयर होता है, ठीक है, और एक हमारे पास प्रीवियस ईयर होता है। अब वो कहते हैं, अच्छा एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर ये दोबारा बता दें ऐड क्यों किया है। देखो मैं 10 दफा भी बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात की जमानत आपसे चाहूंगा कि आप लोगों की कंसंट्रेशन में मिलावट नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है? फिर कोई टेंशन नहीं, चाहे जितनी दफा मर्जी पूछे। अब देखिए 18,000 रुपए का प्रॉफिट था बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब गलती विद मिस्टेक्स। गलती क्या थी? पिछले साल का जो स्टॉक था ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बन गया 1500 और वो ओवरस्टेटेड था। इस ओवरस्टेटेड की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, हम उसको सही करने के लिए ऐड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है गलती से, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा है गलती से। अब जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम हो चुका है, अब मैं गलती को सही करूंगा तो ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दूंगा और ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। चलिए जनाब, मैं बात करना चाह रहा था कि आपने एक तो करंट ईयर एरर ठीक करना ही करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हम ओपनिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा सर, तो प्रॉफिट कम नहीं होता सर उससे? ओपनिंग स्टॉक विकास भाई, ओपनिंग स्टॉक गलती से पहले बढ़ा हुआ है, पहले 1500 से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है और वो गलत है। डन। आगे कॉस्ट ऑफ सेल भी ज्यादा होगी, वो भी गलत। कॉस्ट ऑफ सेल गलती से जो ज्यादा होगी उसने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। जी सर कर दिया होगा। अब मैंने ठीक करना है तो क्या करूंगा? दोबारा माइनस कर दूंगा या वापस ऐड बैक कर दूं? जी सर। देखो ना, ओपनिंग स्टॉक 1500 से ज्यादा लिखा गया, वो गलत लिखा हुआ है। अब मैंने इसको सही करना है तो गलती को सही करने के लिए पहले 1500 ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा हुआ है तो मैं इसे कम करूंगा या ज्यादा ओपनिंग स्टॉक कम को करें, कम करें। कम करूंगा। ओपनिंग स्टॉक के कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगी कम और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ओके सर। चले, करंट ईयर में आपने करंट ईयर को तो ठीक करना ही करना है, ठीक है? प्रीवियस ईयर का आपने ब्रॉड डाउन रीस्टेट करना है। रीस्टेट का मतलब कि सही करना है प्रीवियस ईयर का।
और फिर उसके साल को भी ठीक करना है, उसके फॉर यानी ब्रॉड ऑन भी ठीक करोगे, ब्रॉड ऑन के ठीक करने के बाद उसका फॉर द ईयर पिछला साल भी ठीक करोगे, फॉर द ईयर मतलब प्रॉफिट भी फॉर द ईयर रीस्टेट करोगे। फॉर द ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर का ब्रॉड ऑन रीस्टेट करेंगे अगर कोई इफेक्ट आ गया गलती का, अगर गलती का इफेक्ट नहीं आएगा ना तो फिर तो रीस्टेट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम प्रॉफिट को लाजमी रीस्टेट करेंगे, पिछले साल को भी रीस्टेट करेंगे, करंट ईयर को सही करेंगे, बस वो तो रीस्टेट नहीं होगा ना, गलती का तो पता चल गया। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, सवाल करते हैं। एक भाई का बहुत प्यारा मैसेज है कि सर जी कितने दिन का टॉपिक है। मेरे भाई टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाएगा, इसके 3 सवाल मैंने प्लान किए हुए हैं आज करने के, तो ये सवाल टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, बट एक इसकी समरी की क्लास मैं आपको दे दूंगा, समराइज कर दूंगा, प्लस फिर इसकी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। आज के बाद आपका जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास लिया करूंगा, उस एक्स्ट्रा क्लास में पास पेपर से हटके उस एक्स्ट्रा क्लास में मैं वो छोटी छोटी बातें बता दूंगा जो आई कैप कभी कभी पूछता है, 20 साल बाद 15 साल बाद, तो हो सकता है वो साल ये ना बन जाए। वो नॉर्मली क्लासेस में नहीं चीजें करवाई जाती, लेकिन मैं आपको वो जरूर बताऊंगा कि हो सकता है कि आई कैप कुछ इस तरह की बात ना पूछ जाए कि जो हम अवॉइड करके चले जाए, तो इसलिए उसको आपने ज्यादा सीरियस भी नहीं लेना और ना ही वो चीजें सीरियस होंगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उसमें से पेपर आ जाए तो आपने अगर एक एक सवाल भी उसका प्रैक्टिस किया होगा ना, सिर्फ एक एक उस कॉन्सेप्ट का, तो इंशाल्लाह पेपर में भी उसी तरह का ही सवाल होगा, कोई नई चीज नहीं होगी। इसमें तो वैरायटी हो सकती है ना बाकी स्टैंडर्ड्स में। चलें जनाब, एक सवाल करते हैं, सवाल से ही ये बातें समझ लगेंगी। जी वालेकुम सलाम। सर ये थोड़ा ना चार्ट से थोड़ा ओवरव्यू दे दें, मैं थोड़ा लेट हो गया था, बाकी समझ मुझे आ गई है ये ओपनिंग और क्लोजिंग की। ये सिंपल ये किया अभी हमने कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें या एरर हो तो उससे हमने करंट ईयर को भी सही करना है और पिछले साल को भी ठीक करना है। और पिछले साल को कैसे ठीक करना है, उसका ब्रॉड ऑन ठीक करेंगे, उसका ब्रॉड ऑन सारा रीस्टेट करेंगे और उससे आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते जाएंगे, ठीक है। अभी सवाल करेंगे तो इसमें काफी सारी बातें आपको समझ भी लग जाएंगी। जी मेरे भाई सवाल पे आ जाओ। लिखा हुआ एग्जांपल नंबर 1, आसिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्वेश्चन ये है कि following information has been taken from the financial statement of Asif Limited for the year ended 31st December 2015। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, डेट 15 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2015। आपको 3 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है, 2013, 14 और 15 की। अब जरा ख्याल से देखना, हमने 2015 को तो ठीक करना ही करना है, 2014 का ओपनिंग बैलेंस भी ठीक करना है। तो ओपनिंग बैलेंस जो 2013 का क्लोजिंग है वो 2014 का ओपनिंग ही तो है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन मिलियंस में लिखा हुआ है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी लिखे हुए हैं, रिटेन अर्निंग भी लिखा हुआ है और नेट प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। डन। कहते हैं इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट AEL हैज रिकॉग्नाइज्ड कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स एज एक्सपेंस। ये है मेन पॉलिसी पहले की उसकी। कहते हैं AEL हैज रिकॉग्नाइज्ड कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स। कहते हैं जो जो स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम होते थे, खर्च हो जाते थे, इस्तेमाल हो जाते थे, हम उसको वैसे वैसे एक्सपेंस में लिख देते थे। ये ऊपर जो डाटा है, इस तमाम डाटा के अंदर जितने स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम हुए एक्सपेंस में लिखे गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट आया होगा, वट एवर जहां जहां भी आया होगा। AEL has not decided to change its policy। कहते हैं आज वो पॉलिसी चेंज करना चाहता है, अकाउंटिंग पॉलिसी तो बन गई। क्लासिफाई कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैविंग यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर एज कैपिटल स्पेयर एंड पार्ट्स अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कहता है अब वो चाहता है
कि जितने वो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल कर रहा है जिस जिस एसेट्स में, उनकी लाइफ एक साल से ज्यादा है, और वो चाहता है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड किया करे, ना कि एक्सपेंस आउट किया करे। इसका मतलब है उसे ये साल भी चेंज करना पड़ेगा और पिछला साल भी चेंज करना पड़ेगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जिस साल चेंज करते हैं, करंट ईयर चेंज करते हैं और फ्यूचर में चेंज लाते हैं, पिछला साल रिस्टेट नहीं करते। अब आगे आ जाते हैं, उसने इंफॉर्मेशन सारी दे दी। कहता है जो उसने 31 दिसंबर 2013 को 55 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल हुए थे और उनकी लाइफ थी 5 साल। ये 2013 में बात हुई है, और ये 55 मिलियन उसने किस में लिखा था भला? एक्सपेंस में। अब वो चाहता है एसेट बना ले, तो इसलिए 2013 के प्रॉफिट को भी ठीक करेगा, सॉरी 14 और 15 को, 13 को नहीं, 14 और 15 को, 2 सालों को ठीक करेगा। और पिछले साल के ब्रॉड ऑन की वजह से ये एडजस्टमेंट आई है। फिर 2014 में 39 मिलियन के खर्चे हुए और 2015 में 44 मिलियन के खर्चे हुए, जो उसने पहले एक्सपेंस में लिखे हुए हैं। अब वो चाहता है उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखे, और डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है। अब जब वो ये चीजें स्पेयर पार्ट्स पहले एक्सपेंस लिखता था, अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना चाहता है, तो जो जो चीजें इससे अफेक्ट होंगी सारी ठीक करेंगे। और ठीक कितने सालों की? 2 सालों की। पिछले साल, पिछला साल और उसका ब्रॉड ऑन, पिछला साल और उसका ब्रॉड ऑन दोनों ठीक करने हैं। जहां जहां इफेक्ट आएगा वो हर चीज ठीक करेंगे। लो जनाब, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाओ। पहले तो ये चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि पहले तो इसमें ये 55 या 39 या 44 ऐड नहीं हुआ होगा, अब वो करेंगे। स्पेयर पार्ट्स को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये स्पेयर पार्ट्स मौजूद है हमारे पास, और जो उसने कहा कंज्यूम हो चुके हैं वो इसमें नहीं होंगे, स्पेयर पार्ट्स उसमें नहीं होंगे। ठीक होगी बात? चले जनाब, 1 मिनट बस वेट करना। हाँ जी जनाब, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर द रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को रिवाइज करना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को रिवाइज करना है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जनाब ये चीज है जो कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में एडजस्ट हो सकती है, कि हो सकता है वो हमसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पूछने की बजाय इसको मिक्स करके पूछ ले, और हमने सिर्फ रिटेन अर्निंग का बनाना होता है, सिर्फ रिटेन अर्निंग का। बाकी चीजें अगर गिवन होगी तो लिखेंगे, वरना नहीं। तो चले जनाब सोल्यूशन शुरू करते हैं। हाँ जी जनाब, सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, उसका एक्सट्रैक्टिव बनाना है, AEL, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और यहां पर लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट।
एज एट, हाँ जी जनाब, डेट कौन सी लिखेंगे? डेट क्या है? 31 दिसंबर 2015 है, क्या है? इसकी मैं असाइनमेंट आपको भेज दूंगा आज। यहाँ पर वही डेट लिखते हैं जिस डेट का हम काम कर रहे होते हैं। ओके की बात। यहाँ पर हम लिख देते हैं जिस साल का काम कर रहे होते हैं उस साल को लिखते होते हैं पहले, और जो साल रिस्टेट कर रहे होते हैं उसको लिखते हैं बाद में। 2013 को इसलिए लिखा क्योंकि वो 2014 का ओपनिंग है। अगर गिवन है तो लिख देते होते हैं, नहीं गिवन तो कोई मसला नहीं। रुपीस इन मिलियन। जी जनाब, सबसे पहले हमने लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपने मुझे बताना है, वर्किंग तो हम बाद में करेंगे, क्या ये जो पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाया हुआ है, पॉलिसी चेंज होने से क्या ये वैल्यू चेंज होंगी या नहीं? स्पेयर पार्ट्स को पहले वो एक्सपेंस में लिखता था, अब वो कहता है कि मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखना है। इसका मतलब है अब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐड होगा। पहले एक्सपेंस लिखा जाता था, अब एसेट बन गया। ये बात समझ लगी? अब जरा गौर फरमाएं, 2013 के साल पे चलते हैं। 2013 के साल पे, और यहां पर आप लिखोगे वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 यहां पर लिख लेते हैं 2015, 13, 2014, 2015। स्पेयर पार्ट से जनाब 55 मिलियन के जो आपने एक्सपेंस में लिखे हुए थे, जो आपने एक्सपेंस में लिखे हुए थे, अब आप इसको एसेट में ऐड करना चाहते हो, क्या फर्क पड़ेगा? एसेट में ऐड, अगर ये एसेट होता तो इसने फिर डेप्रिशिएट भी होना था। अगर ये एसेट होता तो इसने डेप्रिशिएट भी होना था, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन भी ले लेंगे 55 ओवर 5। जी सर अगर इसको मतलब हम एसेट का पार्ट बना रहे हैं तो ये तो फिर एसेट की वैल्यू में ऐड भी तो होगा ना, डेप्रिसिएशन तो बाद में नहीं लेंगे? बिल्कुल ऐड करेंगे हम इसको ऐड। अब मुझे बता दें कि जब ये एसेट में ऐड होगा साल के एंड पे, तो अपनी बुक वैल्यू पे ऐड होगा या कॉस्ट पे ऐड होगा? स्टेटमेंट सर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनते हैं, बात दोबारा माइक ऑफ करें। हमने जब अपने एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं तो उसको बुक वैल्यू पे लिखते हैं। किस पे लिखते होते हैं? बुक वैल्यू पे। अब अगर ये एसेट में होता तो ये डेप्रिशिएट भी होता, तो इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाती और बुक वैल्यू एसेट में जाती। बात समझ रहे हो? 2013 के अंदर हम 55 से ये एक्सपेंस से निकाल देंगे, मैं प्रॉफिट भी ठीक करवाऊंगा। अभी फिलहाल हम ये ठीक कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू ठीक कर रहे हैं। तो एसेट को, एसेट की बुक वैल्यू 2013 में 44 की अमाउंट से एसेट में ऐड होगा। अगर आप 44 से नहीं करना चाहते, ना करें। आपके पास एसेट 2013 में कितना लिखा होगा? 2105। 21। आप ऐसा कर लेते हैं, यहां पर ही वर्किंग कर लेते हैं। 2105 में मैं 55 ऐड करूंगा, बट डेप्रिसिएशन तो माइनस करूंगा ना, एसेट ऐड करूंगा, लेकिन वो जो डेप्रिशिएट हुआ होगा उसको तो मैं माइनस करूंगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट ही बुक वैल्यू का इफेक्ट ऐड कर दूं। ओके होगी बात?
तो मेरे 2013 में ये एसेट बन जाएंगे अगर मैं 2013 में भी स्पेयर पार्ट्स को कैपिटलाइज करता। तो ऐड करके बता दें 2105 प्लस 44 कितनी अमाउंट आ गई? 2149 2149 2149। ये मैंने 2013 को ठीक कर लिया, 2013 के एसेट्स को अभी ठीक किया। क्योंकि बात अब मैं ठीक करना चाहता हूं 2014 के एसेट्स को। अब जरा आए, ये जरा थोड़े से ध्यान से देखनी है चीजें, गलती कहां पर होती है मैं वो बताने लगा हूं। 2014 में उसने 39 मिलियन का एक्सपेंस में लिखा था। कितने का? 39 मिलियन। ठीक है जनाब, इसका मतलब ये हुआ 39 मिलियन को जब उसने एक्सपेंस में लिखा होगा तो उसको डेप्रिशिएट भी तो करेगा। डेप्रिशिएट उसकी लाइफ बताई हुई है 3 साल। तो 39 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। अब हमारे पास एक तो डेप्रिसिएशन आई 13 की, एक और डेप्रिसिएशन भी यहां पर आएगी। बताओ वो कौन सी होगी? पहले तो इसकी बुक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 11 सर। 39 में से 30 माइनस के 26। यहां पर 2014 में एक और डेप्रिसिएशन भी आएगी, वो पिछले साल वाली 11 वो भी आएगी ना डेप्रिसिएशन 2014 में, क्योंकि अब तो वो 2013 के बाद एसेट बन गया और हर साल डेप्रिशिएट होगा, हर साल। ये मैं दोनों इसलिए देख रहा हूं ताकि हमारे ना प्रॉफिट भी ठीक इधर ही हो जाएगा। अब मुझे बताओ 2014 के जो एसेट्स लिखे हुए हैं वो हैं 2402 2402। इसको मैंने ठीक करना है। तो जनाब इसमें जो पिछले साल स्पेयर पार्ट्स को मैंने कैपिटलाइज किया था 2402 में, क्या इस साल वो कैपिटलाइज इसके अंदर है या नहीं है? पिछले साल वाला 55 वो 2402 में है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ये ब्रॉड नहीं ले रहा। वो जब ये अकाउंट्स बने थे तब तो स्पेयर पार्ट्स ऐड ही नहीं होते थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 55 भी ऐड करेंगे, 39 भी ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड। 39 भी माइनस कर दूंगा, 39 प्लस करूंगा, 13 माइनस करूंगा इस साल की डेप्रिसिएशन और 22 माइनस करूंगा पिछले साल वाली 11 और इस साल वाली 11। सर आपकी स्क्रीन स्टक जा रही है। ये आपको मसला होगा, बाकी लोगों को ठीक है। तो ठीक है। हमें अगर हम डायरेक्ट में 30 ऐड करें तो सिर्फ बुक वैल्यू वो जो पीछे वाला हम लेके आ रहे हैं 55 की। उसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें आप लोग ना, जब कोई एरर कैरी हो रहा होता है ना, उस एरर को साथ लेकर चलना है। देखें 2402 में पिछले साल वाला भी एसेट ऐड होना चाहिए, वो भी ऐड कर दिया, इस साल वाला भी ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट करके माइनस कर दी। और अगर पिछले साल की बुक वैल्यू लेकर चलते तो फिर अगले साल की सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करते। ठीक है, तो अब मुझे बताएं एसेट कितना हो गया सर? 2461। सर ये 22 कैसे है? ये पिछले साल की 11 डेप्रिसिएशन और इस साल की, तो पिछले साल हमने 11 डेप्रिशिएट लिखा था, अगले साल भी तो वैसे डेप्रिशिएट होगा ना। ओके सर, थैंक यू। तो अक्यूमुलेट करके लिखिए जी। बता दें टोटल कितने आ गए प्लस माइनस करके? 2461। 24, ये हमारे एसेट की वैल्यू होगी ये गलती ठीक करने के बाद 2461। अब जरा तसल्ली से बगैर किसी परेशानी के मैं आपको एक वैल्यू बताने लगा हूं 44। लाइफ है इसकी 4 साल।
आपने, और इसके एसेट भी मैं नीचे लिख देता हूं, पहले जो लिखे हुए हैं इस पॉलिसी से पहले 2430, आपने मुझे एसेट की वैल्यू ठीक करके देनी है। जल्दी से एसेट की वैल्यू ठीक करके देनी है आपने। हाँ जी जनाब, तो सिंपल सा काम है, परेशानी लोग 2490 सर। 2490, बाकी लोगों को भी आने दो, बाकी लोगों के भी आंसर 2498। 2498, ये ज्यादा रिलायबल आंसर। 2498। 2498। चले फिर हम देखते हैं, एक दफा चेक कर लेते हैं। जी जनाब, पहले तो इसको डिवाइड किया तो 11 डेप्रिसिएशन तो 2015 वाले साल की आ गई, ठीक है। 13 डेप्रिसिएशन आ गई 2014 वाले की, और 11 डेप्रिसिएशन आ गई जो 2013 में, यानी डेप्रिसिएशन 2015 में इन तीन एसेट्स की आएगी। करंट ईयर जो हुआ, जो पिछले साल था, जो उससे पिछले साल था। 2430 में जो ऐड चल रहा है वो तो सारे पिछले ऐड होंगे, 55 भी ऐड हुआ होगा, 39 भी ऐड करना है इस बैलेंस में, और 44 भी, माइनस भी फिर सारी डेप्रिसिएशन करनी है। 2013 वाली डेप्रिसिएशन 11, 2014 में डेप्रिसिएशन आ गई थी 13 और 11, ऐसा ही है ना। और फिर 2015 में डेप्रिसिएशन प्लस करके करनी है, मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस। एक 11, एक 13 और एक फिर 11, मतलब ये थी 2000 स्टॉप हो जाती है। ये है 2014 वाली, और ये डेप्रिसिएशन है 2013 वाली। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2498। अब आपने पेपर में तो इस तरह नहीं करना, पेपर में मैं इसकी वर्किंग आपको बताता हूं, ये तो अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये पेपर में तो हम डायरेक्ट भी इसकी वर्किंग कर सकते हैं। जी सर, जो हमने डेप्रिसिएशन लेनी लास्ट ईयर की, वो तो 2 ही है, तो एक ही बार 11 और 13 नहीं आएगा? आपने इतनी बार क्यों लिखा है? ये 11-13 2014 का है, अक्यूमुलेट माइनस करना होता है, और ये सारी 2015 की डेप्रिसिएशन है, और ये 2013 की डेप्रिसिएशन है। तो जब हम बुक वैल्यू लिखते हैं तो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, मतलब पिछली सारी डेप्रिसिएशन। ओके, अब मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूं, लेकिन उसमें ना कहीं गलती के चांस ना हो जाए, इसलिए मैं अवॉइड करता हूं उस, यानी उन चीजों से। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2013, 2014 ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं, और 2015 करना क्या था। हमने सबसे पहले तो जो हमारे पास एसेट था वो कितने का था, एसेट था 39 का, पहला 5। तो हमने 44 हमारे पास उसकी बुक वैल्यू आ गई। अगले साल हमारे पास जो एसेट था वो 39 का था, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी, 13। एक उसकी डेप्रिसिएशन आई थी, और एक डेप्रिसिएशन हमारी पिछले साल वाले एसेट की भी आनी थी, 11।
ठीक होगी बात। तो ये 2 डेप्रिसिएशन अगले साल की। फिर उसके बाद लास्ट ईयर था 44, उसकी डेप्रिसिएशन 11 थी, एक 13 डेप्रिसिएशन थी, एक फिर पिछले साल वाली डेप्रिसिएशन 11 थी। अगर हम इसको एक्यूमुलेट करके चलते हैं, यानी जिस तरह हम अपने एसेट के अकाउंट बनाते हैं, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन वहां परेशानी हो सकती है कि कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर जो 44 का इफेक्ट है, ये तो सीधा सीधा बुक वैल्यू का इफेक्ट जाता होता है। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हो, 39 में से ये माइनस करो जरा, 39 में से ये दोनों माइनस करो, 15 9 और एंड पे कितना है 9। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये दो तरीका मैं आपको बताने लगा हूं। आप जब 2013 के बैलेंस को ठीक करोगे ना, 2013 के बैलेंस को सिंपल 44 ऐड कर दो उसमें। मैं बता दे 2105 था ना, और आपने उसके अंदर 44 ऐड कर दिया तो 2149 हो गया। ये पहला जवाब अपना वेरीफाई कर लें। जब आपने अगले साल ठीक करना है ना बैलेंस, अगले साल का बैलेंस है 2402, अगर आपने ऐसे ठीक करना है, आप इन दोनों को प्लस करके उसमें ऐड कर दें, 44 और 15, बस उनकी बुक वैल्यू ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, 2461 आना चाहिए। डन। और फिर जब तीसरा साल आपने ठीक करना है, तीसरे साल था 24 उसमें आपने 44 भी ऐड कर देना, 15 भी ऐड कर देना, 9 भी ऐड कर देना, 2498 249। अब ये ना कहना कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले ओरिजिनल तरीका बताना जरूरी होता है। अब हो किया क्या है, किया इसमें भी वही है कि हर साल की डेप्रिसिएशन नेट करके माइनस करते जा रहे हैं। अब हर एसेट की अलग से बुक वैल्यू फाइंड करके भी माइनस कर सकते हो। एसेट्स हमारे ठीक हो गए, यानी ये हमारे एसेट्स नए ये होने चाहिए। अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है। उसके बाद जो स्टोर एंड स्पेयर्स गिवन थे, सर बेसिकली हमने हर एसेट की कॉस्ट ऐड करनी है और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पहले एसेट को हमने बढ़ाना है। पहले हम उसको स्पेयर पार्ट्स एक्सपेंस में लिखते थे, अब हमने उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बना दिया, तो बनाने के तो एसेट ऐड ही कर देंगे ना। और जितना वो डेप्रिशिएट होता गया, जितना वो डेप्रिशिएट होता गया उतने से माइनस करते गए, बस सिंपल। स्टोर एंड स्पेयर्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, उसकी वजह क्योंकि ये तो रिमेनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, ये कंजम्पशन नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। हमने चेंज सिर्फ उस चीज को करना है जो चीज अफेक्ट हुई है, बस। फिर उसके बाद है रिटेन अर्निंग। अब मुझे बताया रिटेन अर्निंग पे इस वजह से कोई फर्क पड़ा होगा या नहीं, रिटेन अर्निंग से इस पे कोई फर्क पड़ा होगा या नहीं? नो सर। प्रॉफिट कम किया होगा सर। हाँ जी, रिटेन अर्निंग से, सॉरी, इस मसले की वजह से रिटेन अर्निंग चेंज हुआ होगा। रिटेन अर्निंग चेंज होता है प्रॉफिट की वजह से, अब प्रॉफिट चेंज हो गया तो रिटेन अर्निंग चेंज हो गया। तो मैं आपको वैसे भी सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग एक्सट्रैक्ट बनाना है, वो वहां से एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं और उसका क्लोजिंग बैलेंस सीधा लिखते जाते हैं। ठीक है ना, हमने वैसे भी तो एक्सट्रैक्ट बनाना ही है। अब आ जाओ, एक्सट्रैक्ट बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने लगा हूं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है रिटेन अर्निंग का एक्सट्रैक्ट, सबसे ज्यादा। और ये 70-80 क्या है सर? ये तो 70-80 ये बताया हुआ
ये एज इट इज लिखा क्योंकि इस एरर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आ जाओ